हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का रुझान देखते हुए जो है मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चलिए, हम लोग जो है जो संविधान पढ़ रहे थे उसी संविधान के टॉपिक में हमने अभी तक विधान परिषद के बारे में पढ़ा। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम विधानसभा के बारे में जानेंगे। जो राज्य का विधानमंडल है उसमें जो विधानसभा की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो हम लोग इसी पे आज जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या। थोड़ा सा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम क्या कहते हैं, विधान सभा कहते हैं। विधानसभा कहते हैं। विधानसभा के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि विधानसभा है क्या। विधानसभा है क्या। यह दोस्तों, इसे प्रथम सदन, राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन और निम्न सदन या विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। तो इतना जो दोस्तों हम जान लिए कि इसको जो है विधानसभा जो है, यही जो है इसको प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं और जो है विधानसभा भी कहा जाता है। और ये राज्य विधानमंडल का पावरफुल क्या है, पावरफुल सदन है अपेक्षाकृत किसके, विधान परिषद के। अब हम इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हमने विधानसभा में ही पहले हमने इस चर्चा के लिए था विधान परिषद में कि कौन कौन से दो सदनी विधानसभा हैं, तो कौन कौन से दो सदनी विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमने विधान परिषद में ही चर्चा की थी। तो हम आगे बढ़ेंगे जानेंगे विधानसभा की संरचना के बारे में। संरचना के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसकी संरचना कैसे होती है। संरचना के बारे में देखेंगे तो संरचना में कहा गया है कि 500 विधानसभा हम शॉर्ट में लिखेंगे, विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है किसी भी कंडीशन में 500 से अनाधिक और 16 से कम नहीं होगी। कम जो है नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। लेकिन हमारे कुछ स्टेट अपवाद हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट जो है अपवाद में हैं। तो अपवाद के रूप में जो स्टेट हैं उनको देख लेते हैं। यहीं पे एक अपवाद कौन कौन से हैं स्टेट। तो जो स्टेट अपवाद हैं वो है पांडुचेरी, मिजोरम, गोवा और सिक्किम। ऐसे थोड़ा ये भी देख लीजिए कि गोवा में जो है यहाँ पे 40 सीटें हैं और सिक्किम में सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे कम कहाँ है। तो सिक्किम में क्या है, यहाँ पे 32 सीटें हैं और गोवा में जो है गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं और पांडुचेरी में 30 सीटें हैं। पांडुचेरी में 30 सीटें हैं और यहाँ पे ये देखेंगे तो मिजोरम में भी 40 सीटें हैं। तो ये ऐसे स्टेट हैं जहां पे क्या है कि विधानसभा की सीटें जो हैं ये 60 से कम है, तो ये राज्य अपवाद के रूप में है। तो इसका क्रम पूछ लेगा, जो पूछेगा टर्म हम बता रहे हैं कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, उसे क्रम में व्यवस्थित करिए। तो जो क्रम में व्यवस्थित करने की बात आएगी तो हम देखते हैं ये सिक्किम हो जाएगा।
सिक्किम हो जाएगा, और उसके बाद जो है सॉरी ये हो जाएगा पांडुचेरी हो जाएगा, पांडुचेरी, सिक्किम, और उसके बाद गोवा, मिजोरम। और सर्वाधिक की जब बात आएगी, ये भी कहेगा कि सर्वाधिक सीटों वाले, तो सर्वाधिक सीटें वाले विधानसभा सदस्यों की जो है सर्वाधिक सीटों वाले, उनको क्रम में व्यवस्थित करिए। उनको क्रम में व्यवस्थित करने की बात आएगी तो सबसे बड़ा विधानसभा सीट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हम जानते ही हैं यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें हैं। और इससे उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी का नाम आता है तो आता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का यहाँ पर जो है कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 294 या 92 ऐसे हैं, 94 के आसपास सीटें हैं। और जो है फिर उसके बाद आता है, इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है बिहार का, महाराष्ट्र का, और उसके बाद नंबर आता है बिहार का। तो ये लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा कहां पर कितनी विधानसभा सीटें हैं, और ये पूछा जाता है, ये एग्जाम में आ जाता है, तो इसे नजरअंदाज ना करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इनका जो है इनकी संरचना कैसे होती है, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो संरचना में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि संरचना में होता क्या है। प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्येक राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्येक राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन जो होता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, उसी के आधार पर जो जनसंख्या होती है, सीटों का आवंटन किया जाता है। सीटों का क्या किया जाता है? आवंटन किया जाता है। अगर जनसंख्या जिस राज्य में जितनी है उसी के आधार पर जो है राज्य विधानसभा सीटों का क्या होता है? आवंटन किया जाता है। अब जो दूसरा टर्म निकल के आता है तो यह आता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्य निर्वाचक मंडल क्या करता है? गणना करता है कि वहां पर जो है कितने सदस्य, कितने जो है मताधिकार प्रदान करने वाले कितने लोग हैं। उन्हीं के आधार पर जो है क्या करता है? सीटों का क्या करता है? आवंटन उन्हीं के आधार पर होता है। ये टर्म निकालकर उन्हीं के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। और जो अगला टर्म होता है, अगला टर्म जो है वो जो है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया है कि विधानसभा में जो एससी और एसटी को सीटों का आवंटन प्रदान किया गया है, जो सीटों के लिए जो उनको आरक्षण प्रदान किया गया है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। आरक्षण कब तक? आरक्षण 2026 तक इसमें जो है कोई फेरबदल नहीं होगा। अर्थात विधानसभा में एससी एसटी समुदाय के लोगों को क्या हुआ है? आरक्षण प्रदान किया गया है। अब हम देखेंगे इसमें तो देखेंगे कि राज्यपाल द्वारा आंग्ला भारतीय समुदाय के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसमें कई बार पूछा है। इसमें जो है राज्यपाल द्वारा आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य का क्या करता है? राज्यपाल मनोनयन करता है। ये निर्वाचित नहीं होते हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं, इनका मनोनयन करता है। और ये आर्टिकल 33, ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 33 अर्थात अनुच्छेद 333 में कहा गया है, और ये कई बार पूछा गया है, और ये दोस्तों पूछा जाएगा। ये बहुत ही आवश्यक टर्म है। अब हमने देख लिया, संरचना के बारे में देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इनके निर्वाचन के बारे में जानेंगे कि निर्वाचन इनका कैसे किया जाता है। संरचना हमने देख लिया, अब हम निर्वाचन देखेंगे।
चलिए निर्वाचन देखते हैं। निर्वाचन में सबसे पहले हम क्या समझेंगे, निर्वाचन में ये समझ लीजिए कि जो आंग्ला भारतीय, जैसे हमने कहा आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को छोड़कर बाकी सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। बाकी सदस्यों का क्या होता है, बाकी सदस्यों का निर्वाचन होता है। बाकी जो जितने सदस्य होते हैं उनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। उनका निर्वाचन होता है अर्थात चुनाव होता है। चुनाव के आधार पर वो जो है सेलेक्ट किए जाते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे होता है चुनाव जो है, इनका जो निर्वाचन होता है वह जैसे हमने चर्चा किया था अपने अगले जो है टॉपिक पे, जो हम इससे पहले पढ़ा रहे थे, तो इनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका जो है चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और हमने देखा था कि विधान परिषद थी उनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता था, अप्रत्यक्ष होता था। और यहाँ हम बता दे रहे हैं कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाला टर्म आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और निर्वाचन का एक क्या होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार का आधार होता है। और वयस्क कौन माने जाते हैं, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। और निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज हो, राज्य का नागरिक हो, तो राष्ट्र का नागरिक हो, राज्य का निवासी हो, पागल या दिवालिया ना हो, और सांसद विधि द्वारा और उसे किसी भी जो है प्राधिकारी द्वारा जो है दंड न प्रदान किया गया हो, या दंड के अधिकार पर उसे चुनाव देने से वंचित न किया गया हो। तो यह जो है वयस्क मताधिकार का आधार होगा। अब हम आगे देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि जो है मतदाताओं की, हमने जो है जो मतदाताओं की हमने योग्यता देख ली। अब हम देखेंगे कि निर्वाचन इस आधार पे होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सदस्य चुने जाएंगे, उन सदस्यों की भी कुछ योग्यताएं होंगी, और उन सदस्यों की योग्यताओं को हम अब देखेंगे अगले टर्म में, सदस्यों की क्या योग्यताएं होंगी। चलिए हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सदस्यों की क्या योग्यताएं होंगी, और कौन से सदस्य योग्य होते हैं और कौन से सदस्य अयोग्य होते हैं। तो अब हम देखेंगे विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा सदस्यता ग्रहण करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि वह भारत का नागरिक हो, राज्य निर्वाचक मंडल की सूची में नाम दर्ज होना चाहिए, जिस राज्य से वह जो है चुनाव लड़ना चाहता है, जिस राज्य से जो है वह विधानसभा सदस्य बनने के लिए दावेदारी कर रहा है। तो इतना चीज होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो है एज आप ध्यान दीजिएगा। एज के लिए हम बार बार अपनी जो हम पढ़ाते हैं इससे आगे पीछे एज, क्योंकि एज पूछी जाती है। तो विधानसभा में एज क्या होगी, विधानसभा में 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और यही विधान परिषद में कितनी थी, विधान परिषद में 30 वर्ष थी। 30 वर्ष कहाँ थी, वो थी विधान परिषद में 30 वर्ष थी, लेकिन यहाँ पे 25 वर्ष है। ये टर्म याद रखना है। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा देखेंगे, तो आगे हम देखेंगे कि वह पागल या दिवालिया ना हो, और उसे किसी भी सरकारी प्राधिकारी द्वारा दंडित ना किया गया हो,
मतलब कहां पर, देखिए वह जो है किसी प्रकार के अपराध के कारण वंचित न किया, वह किसी अपराध के कारण वंचित न किया गया हो। वंचित मतलब किसी अधिकार के आधार पर उसे वंचित कर दिया जाए, तब भी वह क्या होगा, वो जो है अयोग्य हो जाएगा। तो ये इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। अब सदस्यों की जो योग्यता होगी उसी के आधार पर जो है सदस्यों की जो योग्यता होगी उसी के आधार पर जो है सबसे पहले एक टर्म और निकल के आता है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या है, 1951 की शर्तों को पूर्ण करता हो। शर्तों को क्या करता हो, पूर्ण करता हो। अगर पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो वह जो है सदस्य बनने के काबिल नहीं रहेगा। पूर्ण करने की योग्यता क्या होगी, वह जो है आतंकी गतिविधियों में शामिल न हो, और जो है मिलावट या जमाखोरी। मिलावट कहाँ पे, मिलावट खाद्य पदार्थों और दवाओं में, जमाखोरी में ना सम्मिलित हो, और किसी ऐसी गतिविधि में सम्मिलित ना हो जिससे राज्य आहत हो। ये सारी चीजें जो है योग्यता में देखनी पड़ेगी। तो ये चीज अगर है तो वह क्या है, विधानसभा की सदस्यता हासिल करने के लिए योग्य है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि सदस्यता का अंत कैसे होगा। अगर मान लीजिए सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, इतनी योग्यता है, उसके बाद ये सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद सेलेक्ट होने के बावजूद भी ये अयोग्य किस तरीके से करार दिए जा सकते हैं, किस तरीके से इनकी जो है सदस्यता से ये वंचित हो सकते हैं, उसके लिए क्या कारण है। अब इसके बारे में भी जान लें कि सदस्यता का अंत कैसे होगा। सदस्यता का अंत कैसे होगा, कौन सी सदस्यता, विधानसभा सदस्यता का अंत कैसे होगा कि विधानसभा के सदस्य होने के बाद भी, जैसे कि मान लीजिए राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में निर्वाचित होने पर, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में अगर निर्वाचित हो जाएं तो एक सदन में क्या होगा, दोनों सदन कौन कौन से हैं, एक विधान परिषद और एक विधान सभा। अगर दोनों में निर्वाचित हो जाते हैं तो एक में उनकी क्या होगी, उनकी स्थिति क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी, अर्थात उनकी एक सदन से सदस्यता खत्म मानी जाएगी। और अगला टर्म क्या होगा, कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल और सांसद, कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल और सांसद दोनों की सदस्यता एक साथ हासिल नहीं कर सकता। अगर यहां सदस्यता हासिल करता है राज्य विधानमंडल में, अर्थात विधान परिषद या विधानसभा, यहां अगर जो सदस्यता हासिल करता है तो यहां इसकी सदस्यता शून्य मानी जाएगी। अगर यहां सदस्यता हासिल करता है तो यहां जो है सदस्यता उसकी शून्य मानी जाएगी। और क्या कारण हो सकते हैं, और एक कारण ये हो सकता है, जो मुख्य कारण है, प्रथम बैठक की उसकी, अगर कोई सदस्य यदि विधानसभा की बैठक में 60 दिनों तक लगातार बिना किसी कारण के या बिना किसी कारण अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता क्या मानी जाएगी, उसकी सदस्यता शून्य मानी जाएगी, अर्थात उसकी सदस्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। मतलब ये 60 दिन वाला टर्म महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आगे देखेंगे, सदन का सदस्य चुने जाने पर निर्धारित योग्यता न रखना। अगर मान लीजिए सदन का सदस्य चुने जाने पर
निर्धारित योग्यता का ना होना, योग्यता का ना होना मतलब जैसे हमने इससे पहले जो योग्यताएं बताई थी कि सदन का सदस्यता हासिल करने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए, अगर उन योग्यताओं में मान लीजिए पागल दिवालिया है, मान लीजिए किसी प्राधिकारी द्वारा उसे दोषी ठहराया गया है, या मान लीजिए किसी मिलावटखोरी या जमाखोरी में सम्मिलित है, या आयु नहीं पूरी कर पा रहा, किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने पर अगर निर्धारित योग्यता उसके पास उस समय नहीं पाई जाती है तो वह क्या होगा, उसकी सदस्यता का स्वतः ही क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जैसे सरकारी नौकरी का लेना भी इसमें शामिल है। सरकारी नौकरी या लाभ का पद, अगर लाभ सरकारी नौकरी या लाभ का पद धारण करता है फिर तब भी क्या होगी, उसकी सदस्यता का क्या होगा, अंत हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, कि जो मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य चयन के, अपने जो चयन के, जब उसका चयन हो जाता है या जो इलेक्टेड हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है, तो 6 माह के बाद, 6 माह के अंदर किसी भी दल की सदस्यता अगर हासिल कर लेता है, जो वर्तमान मंत्रिमंडल में जिसका बहुमत न हो, अगर ऐसे दल की सदस्यता हासिल कर लेता है तो क्या होता है, उसकी जो है सदस्यता का स्वतः ही क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अब हम देखेंगे, निर्दलीय रूप में निर्वाचित व्यक्ति किसी दल से सम्मिलित हो जाए, अगर निर्दलीय चुना हुआ है, निर्दलीय रूप से चयनित, अगर वह किसी दल से नहीं है, निर्दलीय है, अगर उसका चयन हो गया है तो वह अगर किसी दल को क्या करता है, ज्वाइन करता है, तो उसकी जो है सदस्यता स्वतः ही क्या कर दी जाएगी, सदस्यता का क्या होगा, अंत हो जाएगा। तो हमने सदस्यता का अंत किस तरीके से होगा यह चीज जाना। तो दोस्तों ये जो है टर्म हमने जान लिया कि सदस्यता क्या होनी चाहिए और सदस्यता का अंत कैसे होगा। अब हम इनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। अगर आप जब मान लीजिए बदकिस्मती से आप वहां पहुंच गए तो सबसे पहले आपको ये भी जानना होगा कि कार्यकाल कितने दिन तक आप वहां रह सकते हैं। तो अब हम कार्य देखेंगे कि विधानसभा की संरचना के बाद हम विधानसभा का कार्यकाल देखेंगे। कार्यकाल क्या होगा, कार्यकाल के बारे में भी जान लेंगे। कार्यकाल प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्षों तक का कार्यकाल होता है। 5 वर्षों तक का कार्यकाल होता है। और आपात की उद्घोषणा के समय, आपात की उद्घोषणा के समय आपात की अगर उद्घोषणा हो जाती है तो क्या होता है कि यह जो है कार्यकाल समाप्त हो सकता है। किसके द्वारा, सांसद की स्वीकृति के द्वारा। सांसद यदि पारित कर दे और आपातकाल लागू हो जाए तो क्या होगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वैसे तो नियमता जो है 5 साल का जो है क्या होता है, 5 साल अवधि का कार्यकाल होता है। और इनके कार्यकाल में आपात, इनके कार्यकाल में सांसद विधि द्वारा जो है 6 माह की बढ़ोतरी कर सकती है। 6 माह की बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन किसी भी कंडीशन में एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और कार्यकाल ऐसा विस्तार एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और जो है इसे जो है विधानसभा को सदस्यों के जो मंत्रिपरिषद होती है
उनके द्वारा जो है पूर्ण बहुमत के आधार पर भंग भी किया जा सकता है। इनके पूर्ण बहुमत के आधार पे भंग भी किया जा सकता है विधानसभा को। चलिए, विधानसभा जब भंग हो जाएगी तो क्या होगा, फिर से स्वतः चुनाव कराया जाएगा। तब तक के लिए क्या होगा, विधानसभा भंग रहेगी। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो इसके पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। अगर मान लीजिए जैसे हमने जान लिया कि ये संस्था है, इसका ये इतने जो है कार्यकाल होते हैं, इतनी योग्यताएं होती हैं, तो हम जब वहां आते हैं तो उसमें देखेंगे उसमें पद कौन कौन से होते हैं। उसमें पद होते हैं अध्यक्ष, और दूसरा पद जो होता है, पद जो होते हैं, पद के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लें। पद उसमें कौन कौन से होते हैं। उसमें पद होता है, एक पद होता है अध्यक्ष का और एक पद होता है उपाध्यक्ष का। और अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष का चयन जो है सदस्यों में, उन्हीं सदस्यों में से, विधानसभा के उन्हीं सदस्यों में से, उनके मतानुसार, जो उनके सदस्य होते हैं उनके मतानुसार एक सदस्य को क्या किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। पूर्ण मतानुसार उन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को क्या किया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार उपाध्यक्ष देखेगा, और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष तो है ही है, लेकिन मान लीजिए अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो फिर क्या होगा, जो सदस्य होंगे वही सदस्य अपने ही सदस्यों में से क्या करेंगे, अपने ही सदस्यों में से एक सदस्य को उस समय तक के लिए अध्यक्ष के पद पर चयन करेंगे जब तक कि वह अध्यक्ष उपस्थित ना हो जाए। अब हम देखते हैं, अब ये पदाधिकारी के बारे में हमने जान लिया। कि पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो टाइप के होंगे। और अब हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे कि अध्यक्ष, मान लीजिए बाय द वे अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष को क्या वेतन और क्या जो है मिलने चाहिए, तो इनको जो है मंत्री, राज्य विधानमंडल जो होता है, राज्य विधानमंडल के नियमानुसार वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं। और इनकी जो एक टर्म्स और है, जो इनकी जो पावर होती है, जो इनको सुविधाएं मिलती हैं, इनको वही सुविधाएं मिलती हैं जो सुविधाएं एक राज्य मंत्री और मंत्री स्वतंत्र प्रभार को जो मिलता है, वही जो है इनको क्या मिलता है, सुविधाएं और इनको जो है वेतन, और उसी हिसाब से उनको जो सुविधाएं मिलती है, जो एक राज्य मंत्री को सुविधाएं मिलती है। तो अब हमने इतना जान लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, शक्तियां और कार्य के बारे में जानेंगे कि इनकी शक्तियां क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम शक्तियां और कार्य, विधानसभा की शक्तियां और कार्य, उनके बारे में जानेंगे। शक्तियां और कार्य, तो विधानसभा के पास जो पावर होता है, वह सबसे पहला पावर होता है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या हैं? विधायी शक्तियां वे शक्तियां हैं जिसमें विधि का निर्माण किया जाता है। तो विधि का निर्माण करने में जो निर्णायक जो भूमिका होगी,
जो निर्णायक भूमिका होगी वह किसकी होगी, वह जो है विधानसभा के जो है सदस्य की होगी। कोई भी विधेयक अगर पारित किया जाता है तो वह जो देखा जाएगा, जब कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उसमें जो है विधान परिषद के सदस्य जो है वो किसी भी सदन में तो पारित किया जाएगा, लेकिन जब वह जो है विधानसभा में आता है तो विधानसभा जो है उस विधेयक को जो है विधान परिषद के पास भेजती है, और विधान परिषद के पास उस विधेयक को जाने के बाद जब उस पर मुहर लगाई जाती है राष्ट्रपति महोदय की, तो वो क्या होता है, विधेयक कानून बन जाता है। क्या होता है, विधेयक कानून बन जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो शक्तियां जो है, विधायी शक्तियां जो हैं, वह जो है किसके पास है, विधान परिषद के पास है। और वित्तीय शक्तियां थोड़ा देख लेंगे हम। वित्तीय शक्तियों में जो वित्तीय शक्तियां हैं उसमें देखा है हमने कि वित्त विधेयक जो है वह सदैव क्या होता है, वह जो है विधानसभा में ही वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, ना कि विधान परिषद में। विधान परिषद वित्तीय विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद उसे जो है विधान परिषद में भेजा जाता है। विधान परिषद में जब विधान परिषद के पास जाता है, विधान परिषद जो है वित्त विधेयक पर अपना सुझाव दे सकती है, ना उसमें संशोधन कर सकती है, ना तो उसे रोक सकती है। वह अधिकतम उसके पास कितना दिनों का टाइमिंग होता है, 14 दिनों का टाइमिंग होता है। 14 दिनों तक उसे अपने पास रख सकती है, और 14 दिन तक उसे रखने के बाद अगर उसे वो वापस नहीं लौटाती तब भी वह विधेयक क्या किया जाएगा, लागू मान लिया जाएगा। अर्थात वित्तीय निर्णय में जो पावर है वो विधान परिषद की अपेक्षा विधानसभा के पास क्या है, अधिक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कार्यपालिका शक्तियां क्या हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, वित्तीय शक्तियों के बाद देखेंगे कार्यपालिका शक्तियां। तो जो विधायिनी जो है समितियां होती हैं, जो विधायी समितियां होती हैं, विधानसभा समितियां, जो विधानसभा समितियां होती हैं, समितियां जो होती हैं उन पर जैसे लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, तदर्थ समिति, अनेक जो समितियां होती हैं उनके माध्यम से क्या करता है, कार्यपालिका पर विधानसभा क्या करती है, निर्णायक भूमिका निभाती है और उन पर नियंत्रण रखती है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी किसके पास हैं, विधानसभा के पास हैं, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा के पास हैं, और इसमें भी विधान परिषद क्या है, नेगेटिव है। चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो संवैधानिक संशोधन संबंधी शक्तियां हैं। संवैधानिक संशोधन संबंधी शक्तियां, अगली जो शक्ति है, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। या जो है संविधान संशोधन संबंधी कानून तो बना सकता है, विधानसभा कानून संबंधी संविधान संशोधन संबंधी जो है बना तो सकता है, लेकिन अगर इस पे राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देता है, तो यह क्या होगा, यह शून्य माना जाएगा। और समवर्ती सूची में संबंधी अगर कानून बना रहा है, राज्य विधानमंडल कानून बना रहा है और सांसद भी कानून बना रही है, तो उस समय उस कंडीशन में सांसद द्वारा जो है बनाई गई जो संविधान कानून बनाया गया है, संविधान संशोधन, इसमें जो संवैधानिक संशोधन जो होगा, जो सांसद जो बनाएगी कानून, वह जो है क्या होगा, वह इसकी अपेक्षा प्रभावी होगा। किसकी अपेक्षा, विधानसभा की अपेक्षा जो है वो प्रभावी होगा। और आपातकाल एक ऐसी स्थिति है, आपातकाल के समय, आपातकाल कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 352 और 356 और 360 के अंतर्गत जब आपातकाल लगाया जाता है, उस समय भी क्या होता है, सांसद
सांसद का कानून ही क्या होगा, प्रभावी होगा। किसकी अपेक्षाकृति, विधान परिषद की अपेक्षाकृति जो है सांसद का कानून प्रभावी होगा। अब हम चलिए देखते हैं निर्वाचन संबंधी प्राधिकार। निर्वाचन संबंधी प्राधिकार, ये जो है यहाँ ये पावरफुल है, यहाँ पर जो है विधानसभा उतना ही पावरफुल है। निर्वाचन संबंधी प्राधिकार इसको प्रदान है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। देखते चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल, राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य विधानमंडल में कौन, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों के सदस्य भाग लेते हैं और दोनों के सदस्य संपूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से उनके मतों का जो अधिकार होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति महोदय का जो चयन करने में निर्वाचन संबंधी जो प्राधिकार है वह जो है सांसद के बराबर ही राज्य विधानमंडल को, अर्थात राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसी के साथ हमारा जो है ये टॉपिक खत्म होता है। राज्य विधानमंडल और संघीय विधानमंडल दोनों पर हमने लगभग कवर कर लिया। हमारा थोड़ा सा छूटा हुआ था ये है कि जो है वो अध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं। तो अध्यक्ष के कार्य हम बता देते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान देके सुनते रहिएगा। जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय होते हैं उनका कार्य होता है कि विधानसभा की बैठक को शांतिपूर्ण से सुनियोजित करवाना और संविधान सभा में जो दर्शक दीर्घ सूचिका में जो है बैठने की जो क्षमता होती है उसमें प्रेस और दर्शकों को के संख्याओं को जो है नियंत्रित कर सकता है या उन्हें सीमित कर सकता है। और उसके बाद धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, या जो है राज्यसभा का अध्यक्ष ही जो है इस पर निर्णय देगा। और राज्यसभा का अध्यक्ष का जो मत होता है वह विधान परिषद और विधानसभा दोनों की जो है अध्यक्षता वही करता है। और उसके बाद उस जो कोई किसी भी विषय पर लेके मतभेद होता है तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसका मत जो है वो निर्णायक मत होता है। और ऐसी जो हमने टर्म्स बताए हैं यही कार्य होते हैं विधानसभा अध्यक्ष के। और लगभग जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है उसमें जो पावरफुल होता है। और विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद पर तब तक कार्य रहता है, विधानसभा जो है भंग होने के बाद भी जब प्रथम जो बैठक होती है अगली विधानसभा की, तब तक वो अपने अध्यक्ष पद पर क्या रहता है, कार्यरत रहता है। जैसे ही अगली बैठक होती है तो वह जो है स्वतः ही जो क्या होता है वह पदच्युत हो जाता है। तो इतना जान लिए, लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही टर्म्स हैं विधानसभा के। और विधानसभा दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसी के लिए मारामारी रहती है। और यही जो है हमारे जो है राज्य संबंधी कानूनों को बनाने में निर्णायक भूमिका जो है निभाता है। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे संविधान के एक अच्छे से टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग जो है एंजॉय करिए। थैंक यू, धन्यवाद।